बात सबसे पहले कोरोना वायरस की, क्योंकि कोविड-19 का कहर दुनिया भर के साथ साथ हिंदुस्तान में भी जारी है और कोविड-19 की कहर की वजह से गुज़श्ता 24 से 36 घंटों के दौरान भी मुल्क के अंदर 48,000 से ज्यादा नए मामला सामने आए और मजमूई तौर पर जो मुतासरीन की तादाद है वो 13,36,000 तक पहुंच गई है। इसी तरीके से 757 अफराद की मौत के साथ मरने वालों की तादाद भी 31,000 से पार हो चुकी है। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद की जानिब से आज सुबह जारी ताज़ा अदद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस की तादाद बढ़कर 13,36,860 के पार पहुंच गई, जबकि अमवात की मजमूई तादाद भी 31,358 तक जा पहुंची। इस दौरान कोरोना इन्फेक्शन से 32,223 मरीजों के बाजियाब के बाद ये तादाद कुल मिलाकर अब तक जो लोग सेहतियाब हुए हैं वो 8,49,432 तक हो गई है। वहीं मुल्क में अभी भी कोरोना इन्फेक्शन के 4,56,071 फाल यानी एक्टिव केसेस जो पिछले 24 घंटों का हाल अहवाल वजारत सेहत की जानिब से बताया गया। मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के अंदर भी गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के केसेस में बिलतरतीब इजाफा हुआ है और कई हिस्सों के अंदर लॉकडाउन की वजह से मामूलाती जिंदगी मुतासिर भी हो रहे हैं। और इस दौरान सबसे ज्यादा मुतासरा रियासतों में से एक महाराष्ट्र रियासत, जहां पर 9,616 नए केसेस सामने आए, जबकि 278 लोग अब तक इस वायरस की वजह से जान गंवा चुके हैं। यहां मुतासरीन की तादाद 3,57,117 और अमवात की तादाद महाराष्ट्र के अंदर 13,132 तक है, जबकि कुल मिलाकर अब तक 19,09,967 लोग सेहतियाब भी हो चुके हैं। और इस बीच इन्फेक्शन के मामले में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है। यहां भी 6,785 नए केसेस सामने आए हैं, जिनमें 88 अफराद फौत हो चुके हैं। यहां मुतासरीन की तादाद 1,99,749 है और अमवात की तादाद भी 3,320 हो गई है, जबकि 1,43,297 मरीजों को अब तक सेहतियाब होने के बाद मुख्तलिफ अस्पतालों से फारिग भी किया जा चुका है और ये तादाद अब लाखों में पहुंच चुकी है। और इस तरीके से मुख्तलिफ रियासतों और मरकजी खित्तों के दौरान जहां पर लॉकडाउन का भी कई हिस्सों के अंदर देखा जा रहा है और निजी गाड़ियों की एक बड़ी तादाद कौमी राजधानी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ साथ आज पंजाब और हरियाणा में भी दिखी, लेकिन पुलिस की जानिब से भी सख्त इंतजाम किए जा रहे हैं और जो जरूरी कामकाज के लिए निकलने वाले लोग हैं उनको तरजीह बुनियादों पर जाने की इजाजत दी जा रही है। जो सरकार की गाइडलाइन है उन्हीं के अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है। जिन वाहनों को आने जाने की अनुमति है केवल उन्हें ही जाने दिया जा रहा है। अदरवाइज जो बिना मतलब में घूम रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, चालान किए जा रहे हैं या वापस किए जा रहे हैं। हाँ, एसेंशियल सर्विस को आने जाने की अनुमति है, शासन के आदेश अनुसार उन्हें ही जाने दिया जा रहा है। नहीं, जो मेडिकल सर्विस से संबंधित है, इमरजेंसी सर्विस में सेवा में आता है, वह भी उन्हें भी जाने दिया जा रहा है। इधर तिब्बी माहिरीन का मानना है कि हालात इंतहाई संगीन है और वैक्सीन न आने तक वायरस से बचने के लिए सख्त एहतियात बरतने की जरूरत है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बच्चों से बुजुर्गों तक खुद को महफूज रखने की वक्त की अहम तरीन जरूरत है। ऐसा भी रिपोर्ट्स आई हैं कि सैनिटाइजर लगाने के बाद आदमी ने सिगरेट जला लिया, माचिस का इस्तेमाल कर लिया या गैस जला दी, तो उससे भी कभी कभी आग लग सकती है, तो प्रिकॉशन रखिए। वैसे मैं आपको बताऊंगा, इस बीमारी की इज्जत करिए, इससे डरिए नहीं। इस संक्रमण में विदेशों में 10 से 12% के लोग मृत्यु काल के पास चले गए, लेकिन भारतवर्ष में संतोष ये है कि केवल 2.5 से 3% लोगों की मृत्यु हो रही है इस कारण से। लेकिन ये भी नंबर हमारे लिए बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा है। आपको मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा, भारत के चिकित्सक, भारत की नर्सेज, भारत के पैरामेडिक्स, भारत सरकार और क्षेत्रीय सरकार, वो सब लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा परिश्रम कर रहे हैं कि किसी न तरीके से कोरोना का वायरस ख़त्म हो। देखिए, ऐसा है कि ये नया वायरस है, नया इन्फेक्शन है। अभी इस चीज़ के आए हुए 1 साल भी नहीं हुआ। पहला केस नवंबर-दिसंबर में पकड़ा गया था। भारतवर्ष में पहले केस 8 मार्च को आया था। तो 8 मार्च से अगर देखें तो 5 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन चूंकि इतनी बड़ी महामारी है और कोई इसके लिए स्पेसिफिक दवाई नहीं है, कोई दवाई ऐसी नहीं कि भाई आपने क्लोरोक्विन खाया तो मलेरिया मर जाएगा, इन्फेक्शन पेशाब में हो गया है तो ये एंटीबायोटिक खा लेंगे मर जाएगा, टीबी की दवा है तो आपने आईएनएस रिफेम्पिसिन ली तो मर जाएगा। नो, इसकी दवा ऐसी स्पेसिफिक कोई नहीं है।
तो इसलिए बहुत सी दवाइयों का ट्रायल चल रहा है। लेकिन प्रिवेंशन इज द क्योर, तो प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन से अच्छी कोई चीज नहीं है। अभी नई बीमारी है, नया वायरस है, तो नई वैक्सीन बननी है। वो वैक्सीन में फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज के ट्रायल होते हैं। फर्स्ट स्टेज में लेबोरेटरी में होता है, सेकंड स्टेज में मैमल्स में होता है, एनिमल्स जो हमारी तरह हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ह्यूमन वॉलंटियर्स पे इसका ट्रायल हो रहा है आफ्टर कंसेंट, और इसमें बहुत से पैरामीटर्स जो देखने पड़ेंगे, लेकिन उम्मीद पे ही उम्मीद कायम है। तो उम्मीद करिए कि ये वैक्सीन सफल हो जाए और हम लोग भारतवासियों को और पूरे विश्व के निवासियों को ये वैक्सीन भारत से ही दे पाएं, वो तो बहुत अच्छी बात होगी। देखिए, ये कुछ स्टे रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन 13 लाख लोगों में से जो आपने खुद ही बताया संक्रमित हो गए हैं, ये केसेस 2 या 3 भी नहीं हैं। मेरा बहुत साइंटिफिकली ये मानना है, जिसको एक बार कोरोना संक्रमण हो गया उसको रिकरेंस का चांस नहीं है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की कोरोना वायरस रिपोर्ट मुस्बत पाई गई है। शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट करके इतला दी और साथ ही उन्होंने अपील की कि उनके राब्ते में आने वाले तमाम अफराद क्वारंटाइन में चले जाएं। इस बीच दूसरी जानिब वजीर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की जल्द ही चिरेवा अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया जाएगा, जिन्हें आपसे थोड़ी देर पहले अस्पताल ले जाया गया है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर पर लिखा कि मैंने कोरोना से मुहतात रहने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन परेशानियों को लेकर लोग मिलते ही थे। मेरा सबको मशवरा है कि जो मुझसे मिले हैं वो अपना टेस्ट करवा लें और खुद को क्वारंटाइन कर लें। कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। उनके बकौल कोरोना का वक्त पर इलाज होता है तो कोरोना वायरस से भी निजात पाई जा सकती है। सोशल डिस्टेंस का सब लोग पालन करें। जो उनके संपर्क में आए हैं उनसे भी उनने आग्रह किया है कि वो अपना जांच कराएं और जैसी जांच आती है वैसा उसका इलाज कराएं। देखिए, अब वो चूंकि मैं पॉलिटिकल वाइट नहीं देना चाहता, मैं शिवराज जी का संदेश सबको देना चाहता हूं कि उनने पूरे प्रदेश की स्वस्थ होने की कामना की है और भगवान से प्रार्थना की है कि पूरा प्रदेश स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और मैं भी जल्दी कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव होकर प्रदेश की जनता की सेवा ये जैसे कर रहा हूं वैसे करता रहूं। देखिए, जो 1 to 1 में दूरियां मेंटेन की हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया है, और इसलिए उस सोशल डिस्टेंस का जहां जरूर सवाल है वो उसको पूरा किया है। और जहां थोड़ा बहुत अगर आवश्यकता लगती है तो सारे मंत्री, जनप्रतिनिधि, जो जनता या जो मिले, सब सजग नागरिक है, वो अपनी जांच कराएंगे। जांच में नेगेटिव आए तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव आए तो उनको भी वो जो इसके रूल और नियम है कोरोना से संबंधित, उसकी गाइडलाइन का वो पालन। और इस बीच वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है और अब उन्हें अस्पताल ले जाने की भी इतलात मौसूल हो रही हैं। सुभाष श्रीवास्तव जो कि ब्यूरो चीफ है मध्य प्रदेश से, इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सुभाष ज्वाइन करने के लिए। क्या कुछ तफसीलात मिल पा रही हैं? मुख्यमंत्री को क्या अस्पताल पहुंचा दिया गया है? टेस्टिंग वगैरह का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल हो चुका है? अस्पताल की जो एम्बुलेंस है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पहुंच चुकी है जी। और कुछ ही देर में शिवराज सिंह चौहान जो है तो वो चिरायु अस्पताल जो है यहाँ का, जिस कोविड सेंटर बनाया गया है, वहाँ पहुँच जाएंगे। एक आम नागरिक की तरह उनका जो है तो इलाज होगा। ऐसा कि अभी जो है तो कई मंत्रियों के बयान सामने आए जिसमें उन्होंने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान का जैसे ही कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया और उसके बाद से जो है तो जो कोविड सेंटर है वहाँ जाने की उनकी तैयारियां शुरू हो गई। तो सुभाष जी, एक चीज और भी जानना चाहेंगे, क्या पिछले कुछ दिनों के अंदर उनकी पब्लिक आउटरीच थी, लोगों से उठना बैठना मिलना जुलना रहा जब आज उनका पॉजिटिव केस आया? ऐसे जिस तरीके से मध्य प्रदेश के एक सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया वो जो है तो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और उनके कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बीडी शर्मा, उनका भी टेस्ट किया गया था, वो नेगेटिव आए। लेकिन जब शिवराज सिंह चौहान का कोरोना टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद से जो है तो ऐसे कयास लगाया जा रहा है कि अरविंद भदौरिया जो कि सहकारिता मंत्री है, उनके संपर्क में आने के बाद जो है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो कोरोना हुआ है। तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जितने जो लोग उनके सहयोगी साथी या जितने लोगों ने भी उनसे दौरान मुलाकात की, उन सभी से कहा है कि या तो अपने आप को क्वारंटीन कर लें और जिनमें थोड़े बहुत भी लक्षण यदि कोरोना के दिखाई देते हैं, सर्दी खांसी जुकाम बुखार के दिखाई देते हैं, वो तुरंत अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। ऐसी अपील जो है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
बाकी सभी लोगों से कही है। इस दौरान जितने लोगों ने भी उनसे मुलाकात की है, 1-to-1 चर्चा की है। तो इन पिछले दिनों उनकी लोगों से जो आप बता रहे हैं कि कुछ लोगों से जरूर संपर्क भी हुआ होगा, लेकिन क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी इस पूरे कार्यक्रम किसी तरह के चल रहे थे इस पूरे समय में, जब कुछ लोगों से और भी मुलाकात हुई होगी जिनको आज उन्होंने ट्वीट करके आज मैसेज भी दिया है कि वो खुद को क्वारंटाइन कर लें? जी, अभी कुछ ही दिन पहले ग्वालियर में एक कार्यक्रम रहा था जिसमें कि कई जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए थे और आम लोग भी शामिल हुए थे। तो इस प्रकार के जो पॉलिटिकल कार्यक्रम है उस पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि निश्चित तौर पर जनता के जो कुछ लोग हैं जिनके आवश्यक कार्य थे उसके सिलसिले में उनको मिलना काफी आवश्यक लगा और इसी कारण से उन्होंने मिलने में कोई जो है तो परहेज नहीं किया। लेकिन जिस तरीके से जो कोरोना है और कोरोना की बीमारी है, ये ना बड़ा आदमी देखती ना छोटा आदमी देखती, तो कहीं ना कहीं जो है तो शिवराज सिंह चौहान को भी इस प्रकार की बीमारी से बचाना जो है तो बचाने के प्रयास किए भी गए हों। यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया हो या मास्क वो पहने ही रहते थे, लेकिन उसके बाद भी ये इस बीमारी से उनका बचाव नहीं हो पाया और चिरायु अस्पताल जो है तो उनको भर्ती कराया जा रहा है। वहाँ रास्ते में ही और सुभाष, दूसरी ओर हमने देखा कि पूरे राज्य से काफी ज्यादा कोरोना संक्रमितों की एक बड़ी संख्या भी सामने आई है। तो ऐसे में अभी क्या कुछ हाल फिलहाल में स्थिति है पूरे राज्य की, किसी हद तक कंट्रोल होता नजर आ रहा है? जी, जिस तरीके से देखा जाए तो फिलहाल आज भोपाल में 10 दिन का जो है तो लॉकडाउन किया गया है, क्योंकि लगातार राजधानी भोपाल में भी 200 के करीब प्रतिदिन जो है तो मरीज निकल रहे थे। तो ऐसे में बकरीद और रक्षाबंधन को मद्देनजर रखते हुए जो कोरोना के पेशेंट हैं और जिस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था और लगातार जो है केसेस बढ़ते जा रहे थे, तो उसके चलते भोपाल में आज से 10 दिन का लॉकडाउन कर दिया गया है। लेकिन तमाम यदि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो लगातार कई शहरों में जो है तो कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं और डेली मौतें भी हो रही हैं। लेकिन जो कोरोना है उस पर काबू पाना अभी किसी प्रकार से ये कह पाना काफी असंभव है कि उस पर प्रदेश में काबू पा लिया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान की कोरोना वायरस से मुतल्लिक रिपोर्ट मुस्बत पाई गई है और शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके भी ये इतला दी। उनने आज ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनने अपील की कि उनके राब्ते में आने वाले जितने भी अफराद थे वो खुद को क्वारंटाइन कर लें। और वजीर जो रियासती वजीर है नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने भी आज जानकारी दी अब से थोड़ी देर पहले कि वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान को जल्द ही चिरावला अस्पताल में दाखिल कराया जाएगा। चलिए, बराह रास्त आपको अयोध्या उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ में मसरूफ नजर आ रहे हैं। आपसे थोड़ी देर पहले वो अयोध्या पहुंचे हैं और तकरीब यहां पर एक मुख्तसर तकरीब की जा रही है। बाज़ाब्ता तौर पर राम मंदिर की संग बुनियाद रखने से कबल भूमि पूजन जो 5 अगस्त को होनी है, जब वज़ीर आज़म भी खुद अयोध्या पहुंचेंगे, उससे पहले योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या मंदिर पहुंचे हैं। बराह रास्त तस्वीरें आप अयोध्या मंदिर से देख रहे हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और वज़ीर आज़म को भी मदऊ किया गया है। जिस ट्रस्ट को मंदिर की तामीर की जिम्मेदारी दी गई है, उस ट्रस्ट ने 3 और 5 अगस्त यानी 2 तारीखें पहले चुनी थी और इसमें से उसके बाद वज़ीर आज़म का मशवरा मांगा गया था कि कब भूमि पूजन की आखिरी तारीख तय की जाए। तो 5 तारीख को भूमि पूजन जब होगा अयोध्या के अंदर, उससे कबल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ खुद भी इंतजामात का जायजा भी ले रहे हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी ज़रूर अफसरान से बातचीत होगी, लेकिन इस वक्त वो पूजा पाठ में मसरूफ नजर आ रहे हैं और खुसूसी पूजा पाठ के दौरान वो जो रस्मी तौर हम मनादिर के अंदर जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला इस वक्त पूजा पाठ करते हुए। ट्रस्ट से जुड़े हुए लोग, वो लोग जिनने मंदिर तामीर करने की जिम्मेदारी ली है, वो भी इनमें शामिल हैं और इसके साथ साथ एक मुख्तसर तकरीब हो रही है। महदूद किया गया इस तकरीब को, ज़्यादा लोगों को यहाँ जाने की इजाज़त नहीं दी गई। और इस बीच चंद जो मीडिया के नुमाइंदे हैं वो भी मंदिर में दाखिल हुए हैं।
इस वक्त खुसूसी पूजा पाठ, उनने जो रस्म यहाँ पर निभानी थी वो इस वक्त पूरी की गई है। और मंदिर की तामीर जो 5 तारीख के बाद उसमें पेशरफ देखने को मिलेगी। खुद वज़ीर-ए-आज़म जाएंगे, उससे पहले कामकाज का भी जायजा लिया जाएगा। जो तैयारियां हैं इस वक्त मंदिर निर्माण से कब्ल, मंदिर की तामीर से कब्ल, वो तमाम चीजें इस वक्त देखी जा रही हैं। पूजा पाठ के बाद वो यहां पर जिम्मेदारान से भी मिलेंगे, बातचीत होगी और 5 तारीख को जो भूमि पूजन होगा, एक तकरीब होनी है। वज़ीर-ए-आज़म बतौर मेहमान खुसूसी इस प्रोग्राम में मदऊ किए गए हैं, तो उससे कब्ल आज कामकाज का जायजा लिया जाएगा और मंदिर की तामीर के सिलसिले में भी इस वक्त तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई हैं। और उत्तर प्रदेश आपको बराह रास्त इस वक्त लखनऊ लिए चलते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अनूप सिंह इस वक्त लखनऊ से बराह रास्त जुड़ चुके हैं। अनूप, इससे पहले कि मैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो अमन कानून की सूरत हाल है, जो लगातार वहां पर कत्लो गारत या फिर इस तरह के वाक़ात रुनमा हो रहे हैं, उन तमाम चीज़ों पे मैं बाद में आऊँगा, लेकिन इस वक्त योगी आदित्यनाथ जो अयोध्या पहुंच चुके हैं, ज़रा इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा कि क्या कुछ वहां पर तैयारियां की जा रही हैं ट्रस्ट की जो जिम्मेदार हैं उनकी तरफ से, और खुद प्रधानमंत्री ने वहां पहुंचना है 5 तारीख को भूमि पूजन से पहले, किस तरह की तैयारियां हैं, जब वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी थोड़ी देर पहले मंदिर पहुंचे हैं। देखिए आसिफ, लगातार मुख्यमंत्री अयोध्या का दौरा लगातार कई उस पे पिछले 1 महीने के अंदर कई बार वहां पर जा चुके हैं, आज वहां पर पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है देश के प्रधानमंत्री को अयोध्या का दौरा हो और वो मंदिर का शिलान्यास की बात जहां पर चल रही हो, जहां पर पूरे विश्व की जो निगाहें थी, जो विश्व के लोग चाह रहे थे कि मंदिर का शिलान्यास कब होगा, वो अंतिम क्षण कब आएगा, जब वहां पर उस क्षण को देखने के लोग उत्साहित थे, क्योंकि राम मंदिर आस्था का प्रतीक था। लोगों की जो कहीं न कहीं आस्था का प्रतीक साथ साथ आज वहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर जो मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और साथ ही साधु संतों से बात करेंगे, हनुमान जी के दर्शन करेंगे। पूरी तरीके की बात करें तो वहां के जो नॉन कोविड अस्पतालों की जो पहले से निरीक्षण कर चुके हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर अयोध्या आएंगे तो वहां पर पूरी जो जिले की पूरी चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो जाहिर सी बात वहां पर हर पहलू पर जो देखने की जरूरत है, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात हो या फिर वहां की व्यवस्थाओं की बात हो। इस समय कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के ध्यान हो, कितने लोग वहां पर पहुंचने चाहिए, अधिकारियों की क्या तैयारियां हैं, तो इन सब लोगों देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं और मंदिर की किस तरीके से तैयारियां हुई हैं, क्या कुछ बाकी रह गया है वहां पर और क्या कुछ और होना चाहिए, इन सब जायजा ले रहे हैं। ऑफिसर से बातचीत हो रही है, तैयारियां क्या कुछ हैं उसको लेकर भी वो देख रहे हैं, क्योंकि कार्यक्रम होना है, खुद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले आम लोगों का क्या रिएक्शन है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पहले दिन ही या भूमि पूजन में यहाँ जाना चाह रहे होंगे लेकिन कोविड-19 की वजह से नहीं जा पाएंगे, ऐसे में किन लोगों को आमंत्रित किया गया है ज्यादातर जो यहाँ पर, और कितनी संख्या रहेगी जो प्रशासन की तरफ से कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए अभी इंतजाम किया गया है? देखिए आसिफ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से राम मंदिर मुद्दा एक इंटरनेशनल मुद्दा था, इसको लेकर सभी की उम्मीदें थी कि वो पल, वो जो शिलान्यास देखने के लिए लोग पहुंचे वहां पर, पूरे देश में जिस तरीके से लोग चाहते थे, लोगों की आस्था का सवाल था, और खासकर आसपास अगर जिले की बात करें, अयोध्या के आसपास की, तो लोग वहां पर पहुंचना चाह रहे थे। लेकिन कोरोना काल चल रहा है, वो तस्वीरें देखने के लिए लोग लालायित हैं कि कब वो तस्वीर आएगी, कब वो समय आएगा जब वहां पर शिलान्यास किया जाएगा और मंदिर का निर्माण शुरू होगा। ये करीब कई दशकों से लड़ाई चली आ रही थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोगों के अंदर एक ये दिलासा जरूर मिली थी कि राम मंदिर अब बनेगा और उसकी तारीख भी निश्चित अब लगभग सब हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है लोगों के अंदर उत्साह है कि राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा और साथ ही साथ एक अयोध्या एक नए
नगर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिस तरीके से वहां पर होटल्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि करीब पूरे देशों, जिस तरीके से 21 देश इस समय अयोध्या के संपर्क में है, जो विभाग के संपर्क में है कि जो वहां की रामलीला है उस भाषाओं में वहां पर शोध किया जा रहा है। वहां पर जो एक म्यूजियम बनाया जा रहा है जिसमें कई भाषाओं में वहां पर रामलीला रखी वहां पर होंगी। तो जाहिर सी बात है जी, जब 21 देश वहां पर शामिल होंगे तो उनकी भाषाओं से जुड़े वहां पर होटल होने चाहिए, उनके खाने पीने के उसी हिसाब से इंतजाम होने चाहिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से तैयारियां कर रही है कि किस तरीके से वहां पर होटल बने, वहां पर किस तरीके से का आपने जिक्र किया, इससे पहले की तैयारी बने, आने जाने के लिए साधन कैसे होने चाहिए। ये भी बताइएगा कि अभी जो आसपास आप माहौल बता रहे हैं वो तो लॉकडाउन भी रहा, उसके बाद अनलॉक भी हुआ, लोगों की पहले के मुकाबले काफी कम संख्या नजर आती है, लेकिन इन सब के बीच में अभी क्या पाबंदियां भी रखी गई है वहां पर? आम लोगों के जो आने जाने का सिलसिला था, या मंदिर के आसपास के इलाके हैं, आसपास शहर का जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वहां पर किसी तरह के आज भी रिस्ट्रिक्शंस हैं? देखिए, आज से 55 घंटे का लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में सभी जिले में नाकाबंदी कर रखी गई है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है जिले पर पूरी तरीके से तैयारियां चल रही थी, जिस तरीके से कि वहां लॉकडाउन के चलते सबसे पूछा जा रहा है, जो आवश्यक होता है उसी को जाने दिया जा रहा है। खासकर अगर शिलान्यास की बात करें तो वहां पर एक निर्धारित किया गया है, करीब 200 से 250 की जो लिस्ट बनाई गई है उसी के अंतर्गत वहां पर लोग रहेंगे। उसके बावजूद भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। लेकिन अभी वाकई बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, वहां पर ज्यादा लोग और आमंत्रित हो जाते हैं, यहाँ पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना को एक सपोर्ट मिलेगा, वो फैलेगा और संक्रमित हो सकते हैं। ये एक बड़ी चुनौती है, लेकिन अभी उस पर तैयारियों पर मंथन हो रहा है कि कितने लोग वहां पर पहुंचे, और जो चुनिंदा लोग हैं जिनको चाहे कार्यसेवक की बात करें, जो उस समय जो राम मंदिर की जो लड़ाई चल रही थी उसमें सहभागी रहे थे, तो उनको खासकर बुलाने की जो तैयारियां चल रही काफी, क्योंकि मुरली मनोहर जोशी की बात करें, लालकृष्ण अडवाणी की बात करें तो काफी बुजुर्ग हो चुके हैं। उनका सरकार को यह भी ध्यान में रखने हुए ये सब बातें सोचनी चाहिए कि अगर कोरोना काल चल रहा है तो कौन से व्यक्ति वहां पर पहुंचे, उनकी जिम्मेदारियां क्या होंगी, उनकी सुरक्षा के इंतजाम क्या होंगे। जाहिर सी बात है इन पर सब पर चर्चा जरूर सी चल रही होगी, तैयारियां चल रही हैं कि कौन से लोग वहां पर पहुंचे और कम से कम लोग रहें, ताकि कोरोना काल में और मंदिर का जो शिलान्यास भी हो जाए और जो वहां पर संक्रमण का जो खतरा है वो न फैले। आसिफ, चलिए आप हमारे साथ रहिए। अनूप, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और दोबारा आपके पास आएंगे। उत्तर प्रदेश के गोंडा के कर्नलगंज इलाके में भी पुलिस ने किराना ताजिर के जो बेटे का अगवा करने का मामला सामने आया था, इसमें 5 बदमाशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मासूम बच्चे को बाहिफाजत आजाद करा लिया है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल लॉ एंड ऑर्डर और स्पेशल टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की हिदायत पर पुलिस ने अलसुब 4 करोड़ तावान के मुतालबा करने वाले सूरज पांडे, उनकी बीवी छवि पांडे और राज पांडे के साथ साथ उमेश यादव और दीपू कश्यप को मुख्तसर गोलियों के तबादले के बाद पकड़ने का भी दावा किया। और साथ ही साथ ये भी बताया गया कि एसटीएफ और गोंडा पुलिस की कार्रवाई में हुई फायरिंग से दीपू और उमेश जो मामूली जख्मी भी हुए हैं। गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से मुखबिया बच्चा जिसको अगवा किया गया था उसे बाहिफाजत आजाद करा लिया गया है और बदमाशों के कब्जे से 32 बोर का एक पिस्तौल, 2 तमंचों के अलावा गोला बारूद भी बरामद करने का पुलिस ने दावा किया है। इधर बच्चे के मां और दीगर रिश्तेदारों ने पुलिस की इसकी कार्रवाई को सराहते हुए आज एक बड़ी कार्रवाई अंजाम देने पर पुलिस के कामकाज को सराहा, जहां पर उनके बच्चे को बाहिफाजत बचा लिया गया है। इससे पहले उनकी वालिदा क्या कुछ कह रही थी, पुलिस का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनाएंगे, लेकिन अनूप पहले आपके पास आऊंगा। लगातार हमने देखा कि जो वाकया गुज़श्ता दिनों पेश आया, जो कुछ हुआ पिछले दिनों, और जिस तरीके से विकास दुबे का मामला काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा, उसके बाद से पुलिस हो या फिर सिविल एजेंसियां हो, वो काफी ज्यादा सतर्क नजर आई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर, और जो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन सब के खिलाफ सख्त एक्शन में पुलिस और योगी सरकार नजर आई। बावजूद इसके इस तरह के मामलात और उस समय जब बाजारों के अंदर रश बहुत कम है, भीड़ बहुत कम है और छोटे छोटे मासूम बच्चों को निशाना बनाया जाने लगा है, क्या वाकई में सिचुएशन अभी भी लॉ एंड ऑर्डर की एंगल से अगर देखें तो अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर खराब है? देखिए, आसिफ बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से कानपुर के वारदातें हुई उसके बाद
कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कमजोर हुआ और विपक्ष भी इस मामले को लगातार सवाल उठाता रहा, सरकार पर सवाल उठाता रहा। और खासकर पुलिस की लापरवाही की बात करें तो चाहे विकास दुबे का मामला हो, वहां पर की ओर बात करें तब भी पुलिस की लापरवाही उसमें नजर आई थी और पुलिस के खुद लोग मिले थे उस मामले में। दूसरा बात, संजीत जो कानपुर अपहरण का मामला हुआ, करीब 1 महीना 2 दिन बाद करीब पता लगता है पुलिस को कि उसकी मौत हो जा चुकी है। करीब 1 महीने के बावजूद पुलिस उसको पता नहीं लगा पाई। हालांकि उत्तर प्रदेश अपने आप को बहुत ही हाईटेक पुलिस मानती है, लेकिन वो हाईटेक पुलिस किस काम की जब अपहरणकर्ता 1 महीने का समय दे दिया, उसके बाद उसको जो 30 लाख रुपए की जो फिरौती की मांग थी वो भी पुलिस ने कहीं न कहीं लापरवाही के चलते रुपए भी चले गए और उसका भाई भी ना मिला, पीड़िता का उस जो महिला का जो बेटा न मिला, उसकी मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे, उत्तर प्रदेश पर लगातार लापरवाही नजर आ रही थी। उसके चलते जब गोंडा का यह मामला अपहरण हुआ तो पुलिस विभाग चूंकि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीटिंग ले रहे थे और डीजीपी से लगातार संपर्क में थे और उनको पुलिस विभाग को फटकार लग रही थी। ठीक उसी मामले में देखा गया आसिफ कि एसटीएफ तुरंत लगाई गई, एसटीएफ ने उसका परिणाम भी 24 घंटे के अंदर दे दिया। बदमाश गिरफ्तार हो गए, 2 बदमाशों का इनका मुठभेड़ हुई जिनमें घायल भी हुए हैं। बड़ा सवाल आसिफ यहाँ पर उठता है कि अगर उत्तर प्रदेश के पुलिस अगर छोटे छोटे मामले को गंभीरता से ले, जिस तरीके से अभी गोंडा में लिया है, अगर कानपुर में शायद गंभीरता ली होती तो शायद आज संजीत यादव जिंदा होता। तो बड़ा इस तरीके से अगर पुलिस छोटे छोटे मामले गंभीरता से नहीं लेती, शायद इसी का नतीजा है कि जो छोटे छोटे जो मामले होते हैं बड़ा रूप ले लेते हैं, जिसके चलते कानपुर जैसे जो कांड हो जाया करते हैं। अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल इसलिए उठता है क्योंकि कोई एक मामला उत्तर प्रदेश का नहीं है। इस तरीके से मामले अगर होते रहेंगे तो सरकार भी कहीं न कहीं सवालों के घेरे में रहती है और पुलिस की कार्यप्रणाली घेरे में रहती है। जो ये गोंडा का जो मामला आया है, जाहिर सी बात है बड़े व्यापारी का मामला था, पुलिस तुरंत लगातार उस पर सर्च कर रही थी, स्थानीय पुलिस लगी थी, एसटीएफ भी लगाई गई थी। तो कहीं ना कहीं अगर इसी तरीके से पुलिस काम करती है तो वाकई पुलिस कहीं ना कहीं सराहनीय काम होगा। अब ये जो कामयाबी मिली है तो वाकई एक राहत की सांस उत्तर प्रदेश पुलिस की जरूर मिली होगी। लोगों के बारे में क्या बताया जा रहा है? जो हम बच्चे की मांग को सुन पाए हैं वो ये कह रहे हैं कि बाजार से उठाया गया, हम मास्क और सैनिटाइजर्स देख रहे थे कि ये लोग बेच रहे थे। तो क्या पेशे से ही ये लोग इसी तरह का काम करते हैं? क्या कुछ पुलिस की जानकारी में और डिटेल्स कुछ मिल पाई हैं, या फिर सिर्फ ये पहला मामला था जहां पर एक बच्चे को अगवा किया गया, उसे अपहरण उसका हुआ? देखिए आसिफ, जिस तरीके से उनके परिवार का बयान आता है कि सैनिटाइजर और मास्क बेचने के माध्यम से घर पे घुसे और बच्चे को अगवा कर ले गए। फिलहाल जिस तरीके से उनके अभी तक जो बदमाश पकड़े गए उसमें एक महिला भी शामिल थी। तो कहीं ना कहीं आसिफ ये बड़ा सवाल उठता है कि जो कानपुर की जो घटना हुई, संजीत जो हत्याकांड अपहरण वाला, और इस वाले मामले भी महिला कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी इस बात की चुनौती मानना चाहिए, क्योंकि अपराध में अगर महिलाएं भागीदारी बन रही हैं, बराबर कदम से कदम अपराधों से जुड़ी हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। इस मामले में भी देखा गया है आसिफ की महिला ने ही फिरौती 4 करोड़ की मांगी थी। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरीके से परिवार से बात हुई, 4 करोड़ की फिरौती मांगी गई, पुलिस सक्रिय हुई, हालांकि पुलिस को कामयाबी मिली, लेकिन पुलिस इसी तरीके से अगर काम करेगी, अगर छोटे मामले को बड़ा वहीं पे गंभीरता से लेकर उसको लेगी, तो शायद ऐसे मामले कम होंगे, अपराध पर भी अंकुश लगेगा। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हालात ये हैं कि अगर कोई आला अफसर कोई भी आता है तो वो अपने और पराये लोगों को भी संख्या पर होती, 2 गुट हो जाते हैं कि वो फला आदमी है, वो फला का आदमी है, तो उसकी तैनाती भी उसी हिसाब से होती है। पुलिस कर्मियों की बात करें तो उनको लगता है कि अगर साहब का काम नहीं करेंगे तो हो सकता तबादला हो जाए। तो जब ऐसी स्थिति ऐसी बनती है तो कानून व्यवस्था खराब होगा, सवाल उठेंगे, विपक्ष भी सवाल उठाएगा, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था बद से बदतर होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश के गोंडा से हमारे साथ अनूप सिंह थे। और कर्नलगंज के इलाके के अंदर पुलिस ने, जहां पर किराना ताजिर के बेटे को अगवा किया गया था, 5 बदमाशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मासूम बच्चे को बाहिफाजत आजाद करा लिया गया। उसके बाद बच्चे की मां और साथ ही साथ पुलिस क्या कुछ कहती है वो आपको सुनाते हैं। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक। सैनिटाइजर और मास्क देने के लिए आए थे, तो बोले सरकार की तरफ से ये दिए जा रहे हैं, तो आप लोग पूरे घर का नाम लिखवा दीजिए। और फिर वो लोग
मास्क 2-3 लेके चले गए थे और सैनिटाइज़र बोले कि गाड़ी में रखा है, आप बेटे को भेज दीजिए तो हम सैनिटाइज़र उसको दे देंगे। बस वो लेके चले गए, फिर मेरा बेटा वापस नहीं आया, वो लेके चले गए। सर घर के लोगों ने कराया होगा हमें तो ये सर कोई फ़ोन नहीं आया। सर हम दूसरे घर में थे, उन्होंने दादी से दूसरे घर में बात की, घर दोनों अलग अलग। आपके घर पे किसी सदस्य के पास कोई फोन आया नहीं, बहुत जल्दी मिल गया पुलिस वालों का। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो उन्होंने मेरा बेटा हमको सकुशल कर। बड़ी इसमें भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली और इसके बारे में जानकारी होने पे वहाँ पर STF और लोकल पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन हुआ और उसमें क्रॉस फायर में ये आदमी अकाउंट फॉर हुआ है। ये बहुत ही बड़ा क्रिमिनल था और मैं समझता हूँ इसका यहाँ पर जो आतंक था उससे बहुत राहत लोगों को मिलेगी इस घटना के बाद। देखिए सुकून तो संभव नहीं होता बिकॉज़ क्रिमिनल्स बराबर पैदा होते रहते हैं, क्रिमिनल्स बराबर जेल से निकल करके भी आते रहते हैं, तो सुकून का तो एलिमेंट कभी भी नहीं होता। लेकिन ये है कि अगर इस तरह फास्ट और एग्रेसिवली कार्रवाई करते हुए केस वर्कआउट हो जाते हैं और अपराध बरामद हो जाते हैं या इस तरह के अपराधी अकाउंट फॉर हो जाते हैं जो भागे हुए हैं और निरंतर वारदातें कर रहे हैं, तो उससे ये ज़रूर है कि आम आदमी को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा होता है, विश्वास पैदा होता है और जो उनका अपना काम करने का है उसमें भी वो आराम से बिना किसी डर के अपना कारोबार कर पाते हैं। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी बहुत ट्रबल हो जाता है। बिल्कुल सही कहा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर सेंस ऑफ सिक्योरिटी ही नहीं होगा तो आदमी ना कारोबार कर पाएगा ठीक से, ना अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा ठीक से, ना कहीं आ जा पाएगा ठीक से। इसलिए हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है सेंस ऑफ सिक्योरिटी जनरेट करना।